नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं महेंद्र दमन तिवारी। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय ओम त्रिपाठी से, लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस 2021 के टॉपर ओम त्रिपाठी से। और ओम से हमने पुराने अपने पिछले वीडियो में जाना कि एलएलबी ऑनर्स के एंट्रेंस का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, तो ओम ने बहुत स्पेसिफिक होकर बताया कि कौन से विषय से सवाल आते हैं, कौन से विषय की कौन सी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी आपको इस एंट्रेंस को बीट करने में, इस एंट्रेंस को क्लियर करने में। ओम श्रृंखला के अपने दूसरे वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसे बहुत बड़ा एक सवाल होता है आपके समय भी, आपके समय में आप भी सोचा करते रहे होंगे कि काश ये पता चल जाए कि सवालों का जो जटिलता का जो स्तर है कि कितना सवाल जटिल आता है, कितनी। जैसे हम बात करें तो कुछ लोग छोटे हिंदी भाषी जो अखबार हैं उनको पढ़ करके तैयारी करते हैं, दैनिक जागरण, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला किस्म की। कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदू पढ़ करके तैयारी करते हैं। तो वो जटिलता के अनुसार तैयारी करते हैं कि भाई ज़्यादा जटिल है तो ये वाला पेपर पढ़ेंगे, कम जटिल है तो ये वाला पेपर पढ़ेंगे। तो वैसे आपका जो एंट्रेंस हुआ, इसमें जो सवाल जो हैं कितने कठिन आते हैं, कितना कितना दिमाग लगाना होता है, कितने जटिल सवाल आते हैं? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो मॉडरेट बनता है। और कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं और कुछ मीडियम लेवल के कुछ होते मीडियम लेवल के हैं। होते तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन टफ भी थे और कुछ एकदम इजी थे जो कि सब कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं। ओम, थे। अपने सुनने वालों को जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे सवाल बताइए जहाँ पे आपको लगा हो कि ये सवाल आसान था लेकिन मुझसे गलती हो गई, या कोई ऐसा सवाल आपको याद आ रहा हो कि जो आपको अच्छे से तैयार था लेकिन वहाँ जाके हड़बड़ी की वजह से कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए, जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, 100 क्वेश्चन आ रहे थे जी। और 100 क्वेश्चन थे उसमें, 100 में से 85 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। आ रहे थे। तो मैं पेपर देख के बहुत खुश हो गया। और जल्दबाजी में मैंने एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा अच्छा, अ, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन कौन थी। थी? और उसमें प्रथम महिला अध्यक्षा पूछा था भारत की। मैंने वहाँ पे सरोजिनी नायडू की जगह एनी बेसेंट लगा दिया, जबकि वो विदेशी पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष थी। तो क्या इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे, जो अभी आपके छोटे भाई बहन अनुज आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको क्या बोलेंगे कि वो कितनी सतर्कता बरतें, क्या कैसा होना चाहिए आपका मेंटल कंडीशन जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुस रहे हों? हाँ, मतलब मेंटल कंडीशन देखा जाए तो आप बाहर चाहे जितनी परेशानियाँ झेल के कुछ भी करके आ रहे हैं, जी। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्ज़ाम पेपर पे ध्यान देना होगा। जी। और पेपर इजी हो या टफ हो, कभी कभी क्या होता है कि पेपर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत टफ लगता है, हमको नहीं आ रहा होता है, जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन सारे आते जाए। जी। तो तो पेपर इजी हो या टफ हो, हमको आराम से देखना है पूरा पेपर और फिर करना शुरू करना है, मतलब जल्दबाजी आपका नहीं मतलब ये करनी। कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पहला सवाल बहुत टिपिकल है, पहला सवाल बहुत हाँ, जटिल है, तो आगे के जो 99 सवाल हैं वो सारे के सारे जटिल होने वाले हैं। आप पहले सवाल, आप अगर आपका नहीं आ रहा है पहला सवाल, तो आप कम से कम दूसरे सवाल की ओर बढ़िए। बिल्कुल पहले सवाल पे मातम मत बनाइए वहाँ पे। बिल्कुल। तो जैसा आपने ये बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली बात, तो ये तो पॉलिटी की बात हम लोग बार बार करते हैं कि पॉलिटी में या जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, रीजनिंग को लेकर के बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अलग अलग इम्तिहान में, अब चूंकि जो लड़का जाहिर सी बात है जो एलयू की तैयारी कर रहा हो, कहीं ना कहीं बीएचयू की तैयारी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं डीयू और कहीं ना कहीं क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहा होगा। तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो यहाँ की रीजनिंग है और जो अन्य जगहों की रीजनिंग है, उसकी अगर तुलना करें तो यहाँ पे क्या जटिल, मतलब बहुत टिपिकल आता है कि आसान रीजनिंग आती है? और जगह के हिसाब से अगर तुलना किया जाए तो यहाँ की रीजनिंग काफ़ी इजी होती है। काफ़ी और इजी होती हाँ, है। तुलना करने में। तो और रीजनिंग में मतलब क्या सवाल आते हैं बेसिकली, क्या ब्लड रिलेशन वाले भी सवाल आते हैं? हाँ, ब्लड रिलेशन वाले आते हैं जो कि देखा जाए तो रीजनिंग में काफ़ी इजी क्वेश्चन माना जाता है। और नंबर सिस्टम आते हैं जो कि रीजनिंग की स्टार्टिंग में ही शुरू किया जाता है। जी। नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर, क्लॉक, यही सब क्वेश्चन आते मतलब हैं ये रीजनिंग ओम ने में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि नंबर सिस्टम और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्लॉक, सवाल, नंबर सिस्टम के सवाल, क्लॉक के सवाल, और कैलेंडर। कैलेंडर के सवाल मीन्स कैसे सवाल? कैलेंडर के सवाल मतलब कि पूछा जाता है कि 15 अगस्त 2016 को ये दिन पड़ा था, तो 2022 में इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, अच्छा, अच्छा। वैसे टाइप तो का। ये आपको तैयारी करके आनी है, एक तो कैलेंडर वाले सवाल आपको कायदे से पढ़ करके करके आने हैं। और रीजनिंग में दूसरा आपने बताया कि नंबर सिस्टम के सवाल का मतलब क्या? नंबर सिस्टम के सवाल में रीजनिंग में एक चैप्टर होता है नंबर जी। सिस्टम।
तो वो आप देखेंगे तो वो कर लिया जाएगा। अच्छा, और ओम आपका जो इंटर का जो बोर्ड था, मीडियम था, वो क्या था? और मेरा मीडियम हिंदी था और मेरा स्ट्रीम बायोलॉजी था। स्ट्रीम बायोलॉजी था, और मतलब कि ओम की अगर बात करें तो बायोलॉजी से पढ़ कर के आए और हिंदी हिंदी मीडियम से पढ़ कर के आए, तो हिंदी मीडियम। तो आप सभी लोगों से एक चीज़ ये यहाँ पे जानने वाली चीज़ है कि आप जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, मैं बार बार अपने वीडियोस में हिंदी पट्टी बोलता हूँ, हिंदी पट्टी से मेरा मतलब उस उस पूरे एरिया से है जो जहाँ पर हिंदी जो है वो प्रथम भाषा है, हिंदी बोलने बोलने में और लिखने में प्रथम भाषा है। तो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जिनके मन में बड़ा डर रहता है कि कैसे करेंगे, तो उनके लिए आप एक जीवंत उदाहरण है कि हिंदी माध्यम से यदि आप पढ़ करके आ रहे हैं, इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ओम ने किया है, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी माध्यम का एक छात्र जब पहुंचता है लखनऊ विश्वविद्यालय, हिंदी माध्यम का छात्र कहने का मतलब मेरा कोई आपको दोयम बताने से नहीं है, मैं एक स्पेसिफिक होकर पूछ रहा हूँ कि हिंदी माध्यम का एक छात्र जब भारत के सर्वोत्कृष्ट विधि संकायों की लिस्ट में 10वें नंबर पे जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का है विधि संकाय, वहाँ पे जब पहुँचता है और पहले दिन क्लास में जाता है, तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया, कि आपने क्या विशेष महसूस किया, या आपने क्या कमी महसूस की कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, तो क्या आप कैसे आप लोगों से तालमेल कैसे बिठा पाए, कैसे किया आपने? और विश्वविद्यालयों का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। इवन एग्ज़ाम पेपर भी था, हिंदी में भी बना था और इंग्लिश में भी बना था। जो आपका एंट्रेंस वाला एग्ज़ाम का हाँ। पेपर है, अच्छा ये भी एक बड़ी बड़ी सूचना है, ये मैं पूछने से रह गया था। आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो आपका दोनों माध्यम में आना है, तो आप जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो आप हिंदी माध्यम के सवाल पढ़ करके अपने जवाब दीजिए, और जो इंग्लिश माध्यम का छात्र है वो अपने सवाल इंग्लिश वाले पढ़ करके अपने जवाब देगा। तो और क्या बता रहे थे आप? और यहाँ पे विश्वविद्यालय में तो ऐसा मतलब भेदभाव या कुछ भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और मैंने खुद को कभी दोयम दर्जे का महसूस नहीं किया, भले ही सामने वाला कुछ भी महसूस नहीं, करता हो, बिल्कुल, लेकिन मैंने यहाँ तो पे कभी नहीं यहाँ पे किया। आपको मैं शाबाशी दूंगा, और यहाँ पे एक चीज़ मैं दूसरी चीज़ एक सवाल भी मेरा है, और मैं क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र एलएलबी ऑनर्स में रहा हूँ, अभी भी शोध छात्र हूँ, तो इस चीज़ को लेकर के अपने दिमाग से हमेशा इस चीज़ को निकाल के रखने की ज़रूरत है। जैसा उन्होंने बताया कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो पढ़ाई किस माध्यम में होती है। मुझे लगता है ओम, आपके जो भी विषय आपने पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, पूरा पहले सेमेस्टर की आपने पढ़ाई की, तो आपकी जो क्लासेज हुई वो क्या केवल इंग्लिश में हुई या हिंदी में हुई? क्लासेज जो चली थी उसमें लेक्चर्स वगैरह बाइलिंगुअल हुआ था। जी। बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, लेकिन जो मटेरियल और पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह सर प्रोवाइड करते हैं तो वो हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं और इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब यदि कोई लड़का है, लड़का लड़की है, तो अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ करके यहाँ पे आ रहा है, तो उसको यहाँ पे क्लासेज में कोई समस्या नहीं होने वाली। समस्या नहीं टाइमिंग क्या रहती है ओम क्लासेस की? है। टाइमिंग 9 से 4, सुबह 9 बजे से 9 4 बजे बजे से 4 बजे तक। तक। कितने आपके सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में कितने विषय होते हैं? सेमेस्टर में 6 विषय होते हैं मूल रूप से, और एक वैकल्पिक विषय। एक 6 विषय आपके रिटन वाले हैं जिनमें आपके एग्ज़ाम होता है, और एक विषय योगा और एनसीसी का है, जो स्किल वाला है, उसमें आपका केवल प्रैक्टिकल होता है। तो आपके टोटल 7 विषय हैं, मतलब 600 अंकों का आपका हाँ, एग्ज़ाम 600 अंकों का आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर। होता है। तो क्या सारा का सारा जो 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, या आपका कुछ इंटरनल असेसमेंट जैसा भी कुछ है? एग्ज़ाम में होता है 70 नंबर का, और बाकी इंटरनल मिड सेम वगैरह 30 नंबर का। अच्छा, तो 70 नंबर का आपका एक पेपर होता है, 70 नंबर का आपका जो पेपर है उसमें आपको लिखना है, और जो 30 नंबरों का आपका है उसमें आपका वो इंटरनल असेसमेंट या मिड सेम वगैरह होता है। जिसमें असाइनमेंट्स, वाइवा और मिड सेम एग्ज़ाम तीनों होते हैं। असाइनमेंट आपको बनाना है, असाइनमेंट का सबमिशन करना है, और प्रेजेंटेशन भी होती है। हाँ, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होती है, वाइबा वाइबा उसी को बोल रहे हैं हम लोग, वाइबा। वाइवा। वाइबा होता है, तो 30 नंबर आपको इसमें लाना है, और 70 नंबर में और आपका आपको लिखना। रिटन में पास करना है। तो आपके जो आप यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है, एनईपी जो पैटर्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, उसमें आपके टोटल 7 विषय हैं, और उन 7 विषयों में आपके जो 6 विषय हैं वो आपके वैल्यूएडेड हैं। मीन्स आपको उसमें अब वो रिटन है, और उसमें आपको 70 नंबर के आपके पेपर होते हैं, और 30 नंबरों का आपका वाइबा वाइबा कह लीजिए या इंटरनल असेसमेंट कह लीजिए। और आपका जो एक पेपर बचता है वो एक पेपर आपका योगा वगैरह का है, जो प्रैक्टिकल होता है। ओम, अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, शायद सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, तो सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपने दिया, तो आपने हिंदी माध्यम में लिखा कि इंग्लिश माध्यम में लिखा?
देखिए मुझे मेरा माध्यम हिंदी था जी शुरू से, जी। लेकिन मुझे इंग्लिश में कभी भी उतनी परेशानी नहीं हुई, तो मैंने अपना ये सेमेस्टर एग्ज़ाम पूरा इंग्लिश में दिया। इंग्लिश में दिया। और उन सारे लोगों को आप क्या राय देंगे जो आपके साथ के भी लोग हैं या जो आपके अनुज हैं, आने वाले लोग हैं, इनको आप क्या राय देंगे कि अगर वो हिंदी माध्यम में हैं तो क्या वो हिंदी माध्यम को कंटिन्यू रखें या हिंदी माध्यम से बदल करके इंग्लिश माध्यम में आने का प्रयास करें या इंग्लिश माध्यम में आ ही जाएं, बिल्कुल आ जाएं, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं चलेगा? क्या क्या बोलेंगे आप? काम चलने की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉ की जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश ही मानी जाती है बेसिकली। तो जी। अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सही है, वेलकम है उनका। लेकिन अगर वो हिंदी को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ कोई अंकों में भेदभाव नहीं, ऐसा या कुछ आपके नहीं। साथ ऐसा? और क्लासेज में मैं एक बार दोबारा से सबको ये क्लियर कर आपसे आपके माध्यम से क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जो क्लासेज हैं वो दोनों माध्यमों में चलती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर कोई हिंदी में समझना चाह रहा है तो वो हाँ, हिंदी में कोई समझना चाह रहा है तो वो टीचर से बोल सकता है, और टीचर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको कई बार बताते हैं, वो बिल्कुल वो नहीं करते, कोऑपरेटिव हैं टीचर्स। कोऑपरेटिव। और ये तो फैकल्टी की बात हो गई और क्लासेस की बात हो गई। ओम, क्या लगभग जो टोटल 160 सीटें हैं हाँ। आपके पहले साल में 160 सीटें हैं, तो 160 सीटों में लगभग 80 रिजर्व हैं और 80 ओपन हैं? ओपन है। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि कट ऑफ कहाँ तक गिरी थी, जनरल की कहाँ तक गई थी? कुछ ऐसा आइडिया है आपको? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और अच्छा। ना ही मैंने कभी ध्यान दिया था। और जो एक सबसे बड़ा सवाल होता है बाहर से आ रहे लोगों के लिए, बाहर से आ रहे इससे मेरा मतलब है जो लखनऊ से बाहर के लोग हैं, यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है? छात्रावास हैं क्या यहाँ पे? हाँ, छात्रावास है, गर्ल्स हॉस्टल्स भी हैं और बॉयज़ हॉस्टल भी हैं। अलग अलग बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हाँ, हॉस्टल? गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग हैं, बट ये है कि उनकी नंबर्स काफ़ी कम है, वो शुरू के रैंक वाले छात्रों को ही मिलते हैं। नंबर कम है। तो जैसा कि अपने पुराने वीडियो में हमने हमने बात करी थी कि लड़कों के लिए होमी जहांगीर भाभा लॉ हॉल है, यहीं पे न्यू कैंपस में ही जानकीपुरम में सीतापुर रोड पे। और लड़कियों के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि छात्रावास है, महिला छात्रावास है, वो भी इसी न्यू कैंपस में है। लेकिन जैसा ओम बता रहे हैं कि नंबर्स जो सीटें हैं बहुत कम है। ऑनर्स का जो आपका बैच है, ऑनर्स का जो नया बैच आएगा, इसमें लगभग कितनी सीटें हैं, कितने लोगों को हॉस्टल मिल जाता है? हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल में 10 सीटें थी, जिसमें से कि जनरल के लिए और भी कम है। अच्छा। जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीटें ही हैं, और बाकी सारी रिज़र्व हैं, जिसमें से 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस, और ऐसे करके एससी एसटी के लिए भी रिज़र्व है। जनरल के लिए 10 मतलब टोटल सीटें 10 हैं 10। और टोटल 10 सीटें हैं, मीन्स कि 3 जनरल के लिए आप बता रहे हाँ। हैं? 3 जनरल के लिए हैं और 7 रिजर्व हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी ये आपके लिए विचारणीय है कि और ये जो अलॉटमेंट होता है ये क्या इस आधार पे होता है कि कौन कितनी दूर रह रहा है या मेरिट के आधार पे? ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, कंसीडर की जाती हैं अलॉटमेंट के समय। अच्छा। तो जैसा ओम ने बताया कि अलॉटमेंट के समय दोनों चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। लखनऊ के रहने वालों को हॉस्टल मिलता नहीं होगा? शायद नहीं। लखनऊ के रहने वाले लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है। और जो लखनऊ के बाहर के लोग हैं उनको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन सीटें बहुत कम हैं। सीटें जैसा आपने बताया कि 10 सीटें टोटल हैं। और कितने आपके बैच में कितने लोग रहते हैं हॉस्टल में? अभी 11 लोग हो चुके 11 हैं। लोग। मतलब कि वो बाद में कुछ व्यवस्था की गई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो सीटें एक सीट बढ़ गई होगी। तो 11 सीटें हैं। कैसा माहौल है छात्रावास का, क्या माहौल है? छात्रावास का माहौल बहुत ही अच्छा है, मतलब सीनियर्स हैं पूरे। बाहर के बच्चों के साथ मतलब ये समस्या हो सकती है कि उनको सीनियर्स का उतना वो साथ ना मिल पाता हो, लेकिन जी हमें सीनियर्स पूरे अच्छे से गाइड करते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सीनियर्स हैं, और हॉस्टल में रहने के बाद आपको चीज़ें मतलब आसान हो जाती हैं, जैसा मैंने महसूस किया। तो छात्रावास में पहले से जो अनुभवी लोग रह रहे हैं, आपके 3 साल 4 साल सीनियर लोग, वो आपको एक पारिवारिक माहौल दे देते होंगे। हाँ। वहाँ जब आप पहुँचे तो ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर से आए हैं, हम बाहर के हैं, अभी एक बस कमरे तक हम सीमित हैं। तो क्या कमरे आपको सिंगल सिंगल कमरे मिलते हैं अकेले अकेले रहने के लिए? कमरे सिंगल ही हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे एक रूम है, जी। उसमें तीन लोग रहते हैं, लेकिन वो तीन देखा जाए तो ऐसे ब्लॉक टाइप पोर्शन से है, कटे तीन हैं, पोर्शन पोर्शन। कटे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब एक कमरा है वो ट्रिपल सीटर है ट्रिपल। और कुछ सिंगल कमरे भी हैं? कुछ सिंगल कमरे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में नहीं अलॉट किए जाते हैं। अच्छा वो अच्छा। आपके सेमेस्टर के नंबर्स के हिसाब से आपको सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में दिए जाते मतलब हैं। सीनियर्स को मिलते हैं? हाँ, सीनियर्स अगर को मिलते सीनियर्स हैं। कहें तो ठीक है। तो जो छात्रावास में कमरे हैं वो 2 तरीके के कमरे हैं। एक तो ट्रिपल सीटर हैं, एक बड़ा कमरा है जिसमें 3 लोग रह सकते हैं, और
उसमें 3 लोगों का अलॉटमेंट होता है। बाकी कुछ कमरे सिंगल सीटर हैं। सिंगल सीटर का मतलब जहाँ पे केवल एक आदमी रहेगा, एक छात्र रहेगा। और वो जो सिंगल सीटर कमरे हैं उनका आवंटन, उनका अलॉटमेंट होता है आपके नंबर के हिसाब से। जैसे आप पहले सेमेस्टर में हैं, दूसरे सेमेस्टर में हैं, तो जो नया वाला अलॉटमेंट होगा उस समय अगर आप टॉप करते हैं, आप टॉप में रहते हैं, तो आपको जो 1-2 सीटें सिंगल रूम्स की हैं वो मिलती हैं। खाने की क्या व्यवस्था रहती है वो? खाने की व्यवस्था आपको 84 रुपीज़ में दिन में 3 टाइम खाना मिल रहा है। इसमें सुबह ब्रेकफास्ट में आपको बदल बदल के रोज़ मिलता है। अच्छा। और हाँ, लंच में अभी आपको अच्छा खाना मिलता है। और एक रात बार में ब्रेकफास्ट और 2 बार खाना, 2 बार लंच खाना। और डिनर हाँ, और ब्रेकफास्ट, 3 समय आपने भोजन बोला। 3 समय भोजन का मतलब कि ये 3 बार खाने की व्यवस्था है। एक बार ब्रेकफास्ट है आपका, और 2 बार आपका एक बार लंच और एक बार डिनर है आपका, सुबह शाम का खाना। जो आपकी ये जो रूम का जो किराया है, जो फीस है, सॉरी, रूम का जो रेंट है वो कितना है? ट्रिपल सीटर में आप कितना पे करते हैं? रूम का रेंट 1 साल का पूरा 5800 रुपये है। 5,800 रुपये ट्रिपल सीटर में एक आदमी का साल भर का रहने का है। 5800 रुपया आपका साल भर का रहने का है। 5800 में कुछ कॉशन मनी है या पूरी 5800 पूरी पूरी फीस है? कुछ कॉशन मनी है लेकिन उतना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो ये मेस वाली फीस है, मेस वाली फीस का क्या है? मेस वाली फीस आपको 6 महीने पे देनी होगी। 12,600 एक टर्म का है, मतलब एक 6 महीने का। मतलब कि 12,600 को अगर 2 बार बोले तो 25,000 टोटल। हाँ, 12,600 मतलब 24,000, 25,200 रुपये, करीब 25,000 रुपये के अराउंड आपको मेस की फ़ीस सबमिट करनी है। और ये फ़ीस ओम ने बता रहे हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट में जमा आप कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हो रहा है तो आपको 5800 रुपये आपको एक बार में जमा करना है। रूम का रेंट, आपको साल भर का रूम का रेंट 12 महीनों के लिए। और जो आपकी मेस की फ़ीस है वो आपको 12,600 रुपये की 2 किस्तें जमा करनी है हॉस्टल में। डॉक्टर सॉरी क्या नाम है उसका, होमी जहांगीर भाभा इंटरनेशनल लॉ हॉल जो है, उसमें आपको रहने के लिए। और क्या आपको खेलने, जो मतलब हॉस्टल में कुछ खेलने वगैरह की कुछ व्यवस्था, कुछ ऐसी चीज़ें? हॉस्टल में ये फैसिलिटीज़ सारी हैं। इवन एक कॉमन हॉल है जिसमें कि आपको टेबल टेनिस और बैडमिंटन और चेस जैसे छोटे छोटे गेम खेलने के, इंडोर गेम्स इंडोर खेलने के गेम्स लिए है। खेलने के लिए? और एक टीवी लगी हुई है। आप कभी थक के आते हैं, कभी आपका मूड फ्रेश करने का मन है तो जाके देखिए वो। ये बातें अभी ओम से अचानक हो रही हैं हॉस्टल को लेकर के। बाकी एक दिन ओम हमें खुद लेकर के चलेंगे हॉस्टल, और हॉस्टल में अपना रूम भी दिखाएंगे, कहाँ पे ये रहते हैं, किस प्रकार की इनकी व्यवस्था है। और दूसरी चीज़, हॉस्टल में मिलने वाली जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको लेकर के हम वहाँ पे एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे। तो ये प्रयास किया है हम लोगों ने इस वीडियो में, इस अपने श्रृंखला के दोनों वीडियोज़ में, कि जो विश्वविद्यालय की जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें मतलब कि प्रवेश से शुरू होती हैं, किसी भी छात्र के प्रवेश से शुरू होती हैं। किसी भी जगह पर आप किसी भी ज़िले के हो सकते हैं, किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं, जिस समय बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं, या जिस समय बैठ करके आप लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होते हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं, जिनके जवाब यदि आपको सही समय पर मिल जाएँ तो ज़रूर आपको सफलता की ओर मोड़ा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है, आशा है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। आपको ओम के बताए हुए ओम की बताई हुई बातों से, ओम के बताए हुए फार्मूले जो आपको हैं वो लाभ करेंगे। तो आपके कोई भी, आपका जो भी सुझाव है, जो भी आपका कोई भी निवेदन है, कोई भी आपका आदेश है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसी श्रृंखला में हम प्रयास करेंगे कि ओम के जो और साथी हैं, इनके जो बैच के और लोग हैं, जो लड़कियां हैं या जो भी इनके बाद के रैंक होल्डर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, ताकि जो बातें कुछ हो सकता है इनसे छूट गई हों, या हो सकता है इनसे वो रह गई हों, वो बातें हम वहाँ से लेकर के आपके समक्ष जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। खूब मेहनत करके तैयारी कीजिए, ताकि अगले सत्र में मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, रैंक 1 होल्डर आप बने। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आपके लिए जल्द ही हम दोबारा से उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।